शकीला जाग गई? मुझे बुला रही है? जी मैं आता हूँ। अच्छा उसकी हालत तो ठीक है? जी तब ठीक है। अच्छा कोई बात हो तो फोन करिएगा। जी कहिए मिस्टर दिवाकर। क्या हाल है वाइफ का? क्या बात है दिवाकर जी, समथिंग सीरियस? नहीं कोई बात नहीं सेठ जी। वो तो मेरी कुछ अजीब सी आदत है, जब भी मन परेशान होता है तब मैं पियानो बजाने लगता हूँ। पता नहीं, लेकिन आप सोचते होंगे। नहीं नहीं, नर्वस टेंशन में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ये बच्चों का पियानो? क्या बताऊँ सेठ जी, अखबार की दुनिया में रोज ऐसी खबरें आती हैं। सेनाओं की परेडें, जंगी जहाजों का घर्राटा, लड़ाइयों का शोरगुल। लेकिन ये सब बातें मुझे बड़ी बेगानी और खोखली सी लगती हैं, जिनमें इस बचकाने पियानो के स्वर। लेकिन कभी कभी लगता है इन्हीं ध्वंस और विनाश की आवाजों के बीच में कहीं ना इंसान की आवाज का भी निर्माण हो रहा है। शायद इसलिए आपने अपने अखबार का नाम आवाज रखा था। जी हाँ, और इसके लिए मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया था। लेकिन जनता नए इंसान की आवाज नहीं सुनना चाहती। उसे नहीं चाहिए सत्य की आवाज, उसे तो चाहिए भड़कीले चित्र, शोक कवर, रंग बिरंगे विशेषण, वो सब उसे जो सेठ बाजोरिया के अखबार में मिलता है। देखिए, पर्सनल रिमार्क आपको शोभा नहीं देता दिवाकर जी। आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मेरा कतई ये इरादा नहीं कि मैं जनता को गुमराह करूं। बात बस ये है कि मुझे साहित्य और पत्रकारिता से कुछ इतना लगाव है कि दिन रात मैं यही सोचता हूँ कि हमारे यहाँ भी अमेरिका की तरह सजे सजाए अखबार निकले, सस्ते से सस्ते, सुंदर से सुंदर, ज़्यादा से ज़्यादा जनता उन्हें पढ़े, उसका सांस्कृतिक स्तर ऊंचा हो। सांस्कृतिक स्तर ऊंचा हो? सेठ जी, इधर तमाम लोगों को सांस्कृतिक स्तर सुधारने की बीमारी सी लगी है। कोई टैंक्स खरीद रहा है, कोई लैंडलाइट, और आप? मैं भी आवाज खरीद कर वही करना चाहता हूँ, यही मतलब है आपका? मिस्टर दिवाकर, दुनिया भी कितनी स्वार्थी होती है, कितनी एहसान फरामोश होती है। आपको जरूरत थी, आपने संदेश कराया था, आप इस वक्त मदद चाहते थे, और जब मैं आवाज के शेयर खरीदने के लिए राजी हो गया हूं तो आप इस तरह चोटें कर रहे हैं। शायद आप ये नहीं समझ रहे हैं कि अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं भूल गया था सेठ जी, मैं तो गरजमंद हूँ, आप ग्राहक हैं। आप नहीं, नहीं। चार बातें। मेरा ये मतलब नहीं था दिवाकर मैं जी। समझ सकता हूँ सेठ जी, आपने महीने भर से मेरी पत्नी की बीमारी पर पैसा बहाया है। छी छी दिवाकर जी, ऐसी बातें कहकर जलील ना कीजिए। ये मैंने आप पर एहसान नहीं किया है। आपने अपनी जिंदगी में जितना त्याग किया है, जितनी साधना की है, उसकी हमारे दिल में कितनी श्रद्धा है, ये बात आप समझ भी नहीं सकते। अच्छा है ना समझ सकूं सेठ जी। वैसे भी अब साधना और तपस्या का अर्थ भी तो नहीं रह गया है। अब तो मैं आपके पत्र में हूँ तो आपके ढोल बजाऊंगा, और किसी और के पत्र में तो उसका। दिवाकर जी, मैं और लोगों के बारे में नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मेरा संबंध है, कम से कम आपसे मैं इस तरह की बातें सुनने की उम्मीद नहीं करता था। 5 अखबार है मेरे, आप बता सकते हैं मैंने किसी के भी संपादक पर कभी कोई प्रतिबंध लगाया है? बाजोरिया जी, किसी इंसान का सबसे बड़ा गुनाह होता है कि वो दूसरे इंसान को अपने बारे में सच बोलने के लिए मजबूर कर दे। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या आप ये कह सकते हैं आपने कभी किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया? चैटर्जी ने जब गृह मंत्री के वक्तव्य पर टिप्पणी लिखी थी, तब इस बात पे किसने चैटर्जी को अपने कमरे में बुलाकर डांटा था? ये गलत बात है। ये सही बात है। चैटर्जी को जब 60 रुपए मिलते थे तब वो संपादकीय क्या करते थे। अब वो डिक्टेशन लिखते हैं, वो भी आपका, जिसने अपनी जिंदगी में बही खाते के अलावा कुछ ना लिखा होगा। लेकिन चैटर्जी ने लेकिन क्या आप मालिक हैं? आप उन्हें डांट सकते हैं जिसके बाल अखबार नवीसी में सफेद हुए हैं। मुझे अफसोस है मिस्टर दिवाकर कि आप भी एक अधकचरे साम्यवादियों की तरह बात करने लगे हैं। हर चीज को एक ही पहलू से आप क्यों देखते हैं? अगर मैंने चैटर्जी को डांटा भी तो उसमें कोई पूंजीवादी राजनीति तो नहीं थी। नहीं, उसमें गांधीवादी अध्यात्म था। दिवाकर जी, उसमें गांधीवादी अध्यात्म ना सही, लेकिन कम से कम व्यक्तिगत संबंधों की बात तो जरूर थी। गृह मंत्री मेरे मित्र हैं, और क्या आप ये चाहेंगे कि आपके पत्र में आपके मित्रों की बुराई निकले? ओफो, गृह मंत्री आज आपके मित्र हैं। सन 42 में गृह मंत्री आपके मित्र नहीं थे, जब पुलिस उन्हें हथकड़ियां पहना के आपके दरवाजे से ले गई थी। तब तो आप दौड़कर उनसे गले नहीं मिले थे, तब तो आप मिलिट्री के लिए ठीके ले रहे थे, और आपकी अखबार अंग्रेजी सरकार के विज्ञापन छाप रहे थे कि कांग्रेस वाले चोर हैं। कम से कम चैटर्जी ने गृह मंत्री को गुंडा तो नहीं लिखा था। चैटर्जी की बात आप जाने दीजिए दिवाकर जी, उसके साथ सैकड़ों बातें हैं। असलियत समझना दूसरी बात है और व्यंग करना दूसरी बात। और अगर आपका अखबार होता तो? ये आपका अखबार है। हो, माफ कीजिएगा, मैं भूल गया था। नहीं बाजोरिया जी, मैं भूल गया था। मैंने आपको बुलाया था कि मैं आज अखबार बेच दूंगा, लेकिन नहीं, भीख मांगकर निकालूंगा, फर्नीचर बेच के निकालूंगा, खून से छापूंगा, लेकिन आपके हाथों नहीं बेचूंगा, और आपका सारा पैसा एक एक पाई चुका दूंगा। दिवाकर जी, आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैं सब सही समझने लगा हूं आप जैसे लोगों को सेठ जी। ये कमबख्त फोन। हाँ जी, कहिए, बोल रहा हूं।
क्या नाड़ी डूब रही है? जी जी डॉक्टर, एक फाइल, 3 इंजेक्शन अभी लेके आया सर। डॉक्टर साहब उसे बचा लीजिए। डॉक्टर साहब सुनिए, हेलो। 3 फाइल ये कैसी हालत है वाइफ की दिवाकर जी? अरे आप परेशान क्यों हैं? और 154 164। दिवाकर जी लीजिए, ये है रुपए, बाहर कार खड़ी है, चलिए जल्दी अस्पताल चले। चलिए। हालत उसकी हालत खराब है सेठ जी। आप जल्दी कीजिए। आप देखता है सेठ जी, आप देखता है। मैं पागल हूँ, मैं पागल था। लाइए कागजात दीजिए, मैं दस्तखत करूंगा, मैं अखबार बेचूंगा। जी दिवाकर जी, आप कैसी बात करते हैं? नहीं, मैं अखबार बेचूंगा। आपने कितना किया है मेरे लिए, शीला की जान बचाई है आपने, और मैं आप पर अविश्वास करता हूँ। मैं इतना एहसान फरामोश नहीं हूँ। लाइए कागजात दीजिए, मैं दस्तखत करूंगा। जी हाँ कहिए, मैं दिवाकर। क्या? माय गॉड। बाजुरी जी, ईश्वर कितना दयावान होता है, कितने सही मौके पर वहां पकड़ता है। अब मुझे आवाज बेचने की जरूरत नहीं है। माय लाइफ इज डेड। क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ बाजुरी जी, अब मुझे आवाज बेचने की जरूरत नहीं है। आप पागल हो गए हैं? उसका हार्ट फेल हो गया, वो मर चुकी है। आप अखबार मुझे बेच चुके हैं, बैनामा मेरे पास है, आप जल्दी अस्पताल चलिए। बैनामा कहाँ है? आप बैनामा मुझे दीजिए, मैं अखबार नहीं बेच सकता। दिवाकर जी, आप पागल हो गए हैं? शीला की कसम नहीं बेच सकता। दिवाकर जी, आप पागल हो गए हैं? हाँ मैं पागल हो गया, आप मेरे अखबार सीधे सीधे दे दो वरना। दिवाकर जी, आप पागल हो गए हैं? हाँ मैं पागल हो गया, मेरा अखबार चाहिए मुझे। दिवाकर नहीं जी! बेच सकता मैं।